चलो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली हम बेसिक आईपीसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं कि आईपीसी क्या होता है और इसका रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट में किस तरीके से है, जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस लॉ है या बहुत सारे और भी लॉज हैं, ये कैसे डिफरेंट है। आईपीसी का पहला मकसद है कि आईपीसी क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि जैसे मर्डर है तो किस सेक्शन में दिया गया है, या फिर इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है रेप से रिलेटेड है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा होता है जो लीगल रीजनिंग का होता है, जिसमें एक फैक्ट दे दिए जाते हैं, आपको एक सिचुएशन दे दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आप इसको बनाइए, इस तरीके का सिचुएशन है, आप कैसे डील करेंगे। तो जो दूसरे तरीके का जो प्रश्न है, जिसमें आपको एक फैक्ट और सिचुएशन देते हैं और कहते हैं कि इसको बनाइए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है जब तक आप लीगल प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, या फिर बनेगा भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए यह ज़रूरी है कि जो बेसिक लॉज हैं इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। यदि आपको बेसिक जानकारी है इन तमाम लॉज का तो ऑब्वियस सी बात है, आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस ये लॉजिकल रीजनिंग होता है, लॉजिक पे बन जाता है क्वेश्चन। तो इस कोर्स के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिक लॉ क्या है। बेसिक लॉ आप यदि समझ जाएंगे तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है, मैंने नोट करके रखा है, वो है व्हाट इज़ आईपीसी। आईपीसी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। इंडियन पिनल कोड का क्या मतलब होता है। देखिए, आईपीसी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आईपीसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस का लिस्ट करके इसमें रखा गया है। करीब 511 टोटल 511 सेक्शंस इसमें दिए गए हैं आईपीसी में। मतलब ये हुआ कि 511 अलग तरीके के ऑफेंसेस इसमें लिस्टेड। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑफेंस कौन से सेक्शन में है। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हम आगे दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो 511 सेक्शन हैं इसका मतलब क्या होता है। चलिए, अब सेक्शन का बात आ गया तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक डिफरेंस बता देते हैं। क्या आप लोग सेक्शन और आर्टिकल में डिफरेंस जानते हैं कि आखिर सेक्शन बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन यदि पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल कहा जाता है, वहाँ पे सेक्शन नहीं कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है, सेक्शन आखिर आईपीसी में क्यों कहा जाता है, या कोई दूसरे एक्ट में, एविडेंस लॉ में देख लें, सीआरपीसी में देख लें, यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज होता है। जबकि आप कॉन्स्टिट्यूशन यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या यूज होगा, वहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। तो आप इस तरीके का ऑप्शन यदि क्रिएट कर दे, ऑप्शन यदि आर्टिकल रहे और क्वेश्चन आईपीसी का रहे, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल वहाँ पे टिक नहीं करना है, जो सेक्शन है उसको टिक करना है। आपको बस एक शॉर्टकट में आपको बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चीज़ें दी गई है उसको आर्टिकल से डिनोट करते हैं। जबकि कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा कोड जो कि बनाया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसमें क्या होता है कि हम सेक्शन यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात आएगी वहां पे आर्टिकल यूज होगा, ना कि सेक्शन यूज होगा। दूसरे जितने भी एक्ट हैं वहां पे सेक्शन यूज होगा। ठीक है। एक और बात, चलो ये जब मैं बता रहा हूं तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे भी आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, जैसे स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अलग से पूरा का पूरा स्टैट्यूट बना हुआ, उसमें आर्टिकल यूज किया गया। ठीक है, तो खैर मैं बस जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो आईपीसी में कुछ नहीं है, आईपीसी में 511 ऑफेंसेस दिए गए हैं। 511 से ज़्यादा ही है, क्योंकि बीच में कुछ कुछ ABCD करके भी दे दिया गया, जैसे 376 ABCD इस तरीके से है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन 511 सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, इसको आप नोट कर दीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आईपीसी में कितने सेक्शंस दिए गए हैं, 511। आप इसको, ये छोटी छोटी बातों को आप नोट कर सकते हैं। आईपीसी के बारे में इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑफेंसेस दिए गए हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं, यदि आप कोई क्राइम करते हैं और वो क्राइम यदि आईपीसी में लिस्टेड नहीं है, तो क्या होगा, आईपीसी के अंदर वो क्राइम नहीं माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको फिर एफआईआर और फिर पुलिस की कार्रवाई आप पे नहीं होगी। ठीक है, आईपीसी के अंदर यदि नहीं है तो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि आईपीसी के जैसा और भी बहुत सारा एक्ट है हमारे पास। ठीक है, वहां भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है, जिसके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे।
दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो है व्हाई इट वाज नॉट चेंज्ड आफ्टर 1947। अब एक बात आपको ध्यान ये नोट कर लीजिए कि जो आईपीसी का जो प्रोविजन हमारे पास है, आईपीसी का जो कोड है हमारे पास, वो 1860 1860 का बना हुआ है। 1860 जब हमारी आज़ादी मिली उससे कहीं पहले उस समय का बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी समझ में आता है कि आखिर 1860 का बना हुआ है तो आखिर अब 2020 में हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि जो आईपीसी होता है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, वो मोर और लेस स्टैटिक होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो बीच बीच में हम अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते रहते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है सेक्शन जो आईपीसी वो 1860 का चल रहा है, 1860। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आईपीसी कौन से ईयर में बनाया गया है, तो 1860, इसको नोट कर लें। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो इसमें है कि व्हाई इट वाज नॉट चेंज्ड आफ्टर 1947, जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद इसे चेंज करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं चेंज हमने किया, क्यों अभी 1860 को क्यों फॉलो कर रहे हैं? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी हम लॉ बनाते हैं तो लॉ एक दिन में नहीं बनता है। अब छोटा सा बिल की बात यदि करो तो देखो पार्लियामेंट में कितना दिमाग खराब होता है। अब फिर अपोजिशन पार्टी, लोकसभा, राज्यसभा, बहुत तरीके की चीजें होती है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी मेरे पास अच्छा खासा काम किया हुआ है आईपीसी पे, तो दोबारा उसी काम को करना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इसके लिए क्या प्रोविज़न है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रोविज़न को हम चेंज करते हैं। जैसे निर्भया केस के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो 2013 में दिल्ली में हुआ। उसके बाद हमने पार्लियामेंट के माध्यम से जो रेप लॉज हैं हमारे पास आईपीसी के अंदर, उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ाएंगे इसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके का चेंज हमने किया है रिसेंटली। तो यही कारण है कि इसको 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद चेंज नहीं किया गया। एक और जो बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप चेंज करने की बात करते हैं तो 1947 से पहले जो भी हमारे पास लॉज थे वो तो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे। तो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, मान के चलो कि कल तक ब्रिटिश के द्वारा लॉज जो बनाए गए वो चल रहा है, आज इंडिपेंडेंस मिला। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि आज के बाद जो सारे लॉज जो ब्रिटिश ने बनाया है उसको रिपील कर दें, उसको खत्म कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसको चलने दें और जब भी जरूरत पड़े तो उसमें संशोधन कर लें, उसमें अमेंडमेंट कर लें। तो पहला जो ऑप्शन था जिसमें हम ये कह रहे थे कि जैसे ही आज़ादी मिली सारे लॉ जो ब्रिटिश बनाए थे उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, क्योंकि लॉ तो एक दिन में बनना नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता कि कुछ दिन या कुछ साल ऐसा हो जाता जिसमें कोई भी लॉ हमारे पास होता ही नहीं, क्योंकि लॉ तो आसानी से बनता नहीं। लॉ बनने में सालों साल या 2 साल 4 साल लग जाता। बहुत सारे लॉ हैं, हम सारे लॉज को लेकर बात कर रहे हैं। उस सिचुएशन में जो 4 साल या 2 साल जो स्टेट होता उसमें लॉलेसनेस क्रिएट हो जाता, क्योंकि वहाँ पे लॉ नहीं होता। तो उस समय यदि ऑफेंस किए जाते तो उसको कैसे पनिश करते, ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम उस सिचुएशन में जब आज़ादी हमें मिली थी उस समय था। और यही कारण है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जो ब्रिटिश के द्वारा लॉ बनाए गए हैं वो आगे तक चलेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में आर्टिकल 12 पढ़ोगे, आर्टिकल 13 पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का प्रोविज़न मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज कोड। आप जैसे कोई भी एक्ट ले लो पार्लियामेंट का, उसमें क्या होता है कि उसमें एक्ट लिखा रहता है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट कहते हैं इसमें, ठीक है। अब जो भी पार्लियामेंट से पास होता है इसको एक्ट कहते हैं। अब आईपीसी में कोड क्यों कहा जाता है भाई, इसमें एक्ट क्यों नहीं कहा जाता है, कोड क्यों है? जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड, आप सीआरपीसी की बात करेंगे तो वहां पे आएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। तो सिंपल सा बात है, आप इसको बहुत ही एक शब्द में ध्यान से समझें कि कोड मतलब ये होता है कि मान के चलो कि कुछ लॉज पहले से चले आ रहे हैं और उन तमाम लॉज को हमने एक साथ कंपाइल कर दिया और उसको मैंने बोल दिया कि भैया ये कोड है। तो बहुत सारे ऑफेंसेस थे, उन सारे ऑफेंसेस को अलग अलग जगह पे जो ऑफेंसेस थे उसको लेकर के एक बुक में इन्होंने कंपाइल कर दिया और बोला ये रहा आपका आईपीसी का कोड है। यही अंतर होता है कि ये आईपीसी जो है हमारे पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। ये तो 1860 में बना, तो पार्लियामेंट कैसे पास किया? पार्लियामेंट अमेंडमेंट जरूर किया इसमें, लेकिन पास इसको नहीं किया है। तो जो पार्लियामेंट से पास होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगला जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के एग्जाम में कि भैया ये जो आईपीसी है इसको कौन बनाया, ड्राफ्ट कौन किया, कोई तो होगा जो ड्राफ्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके का क्वेश्चन यदि नहीं भी आया आपको तो इतना जो है आप दिमाग लगा सकते हैं कि चूंकि ये 1860 में बना है तो ऑब्वियस सी बात है कोई इंडियन तो इसको ड्राफ्ट नहीं ही किया होगा। यदि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बस वो लीगल एक्यूमेंट चेक करेगा और 3 ऐसे नाम दे देंगे जो इंडियन नेम है और एक ऐसे नेम दे देंगे जो इंग्लिश वाले का नाम है। तो ऑब्वियस सी बात है इस सिचुएशन में यदि आप नहीं भी जानो कि कौन ड्राफ्ट किया है तो आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हो कि यार ये 1860 में इंडियन कैसे इसको ड्राफ्ट कर सकते। कौन ड्राफ्ट किया, तो इसमें लॉर्ड मैक्यूले का नाम आता है, आप इसको नोट कर लें। और कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊं कि जैसे जब भी मैंने ये बात बोला कि कौन ड्राफ्ट किया आईपीसी को, तो इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि आप घर जा करके ये मीटिंग खत्म होने के बाद सीआरपीसी कौन बनाया या फिर एविडेंस लॉ कौन बनाया, इस तरीके का क्वेश्चन कम से कम खुद से सर्च कर लें। ताकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आईपीसी के बारे में बताया तो आईपीसी, क्या पता वो एविडेंस लॉ पूछ ले, तब आप क्या करोगे। तो थोड़ा सा रिलेट कर लो, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, आप घर जा करके मतलब इसको ख़त्म करके मीटिंग को आप खुद सर्च कर सकते हो, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं। अब आपका क्या मूव होना चाहिए कि आप सिमिलर सिचुएशन में आप देखेंगे कि सीआरपीसी में कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, एविडेंस लॉ में कितने सेक्शंस हैं। इस तरीके से यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए, आपके लिए मैं बनाया हूँ जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है और इसमें बहुत ही छोटा एक्ट है और इसमें 167, आप नोट करें इसको, 167 सेक्शंस हमारे पास है। यहाँ पे यदि ऑप्शन में रहे 167 आर्टिकल 167 सेक्शन 167 तो आपको सेक्शन 167 में टिक करना पड़ेगा। टोटल सेक्शंस कितने होंगे 167, ना कि टोटल आर्टिकल। आर्टिकल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंटरनेशनल लॉ में आप यूज करेंगे। सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, ठीक है। और सीआरपीसी जो है वो 1973 का है, अभी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं सीआरपीसी को वो 1973 का है, वेयर एज जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है और आईपीसी 1860 का है। तो आप कहेंगे कि सर सीआरपीसी इतना लेट क्यों आया। इतना लेट नहीं आया, ये पहले 1898 का था, लेकिन बाद में इनको इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया प्रोसीजर को कि बाद में हमने फिर से अडॉप्ट कर लिया 1973 में। इसलिए जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो चल रहा है हमारे पास सीआरपीसी का जो कोड है वो 1973 का है। ये सब छोटी छोटी बातों को आप मैसेज कर मतलब नोट कर लें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑल ऑफेंसेस आर लिस्टेड देयर इन केस समथिंग इज नॉट इन आईपीसी इट मींस इट इज नॉट एन ऑफेंस। अब ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपने कहा कि सारा कुछ जो लिस्टेड है आईपीसी में वही ऑफेंस है, तो क्या इसके अलावा यदि कोई दूसरे तरीके का ऑफेंस करता है तो क्या ये ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आईपीसी तो मात्र एक कोड है जिसमें एक बेसिक कोड है, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कोड है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी कोड है हमारे पास, बहुत सारे और एक्ट है हमारे पास जो जिसमें आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्रिमिनल एक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आईपीसी के अंदर होगा तभी आपको पनिश किया जाएगा, और भी एक्ट है हमारे पास। तो यदि आप उस एक्ट में ऑफेंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल अदर लेजिस्लेशन स्टैट्यूट लाइक। लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट में समझते हैं आप क्या डिफरेंस होता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रश्न है, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ ये सब वर्ड, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है उसको हम स्टैट्यूट भी बोलते हैं कि हाँ ये स्टैट्यूट है। तो ऐसा नहीं कि आप स्टैट्यूट यदि ऑप्शंस में इन्होंने यूज किया है तो आप कंफ्यूज कर जाएं कि क्या है स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। आप स्टैट्यूट का मतलब ये हुआ कि ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ है, एक्ट है, ठीक है। एक तो ये हो गया। चलिए, अब ये कहता है कि देयर आर सेवरल अदर लेजिस्लेशन। ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे और भी लेजिस्लेशन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब जैसे आईपीसी के अंदर भी ऑफेंसेस हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक सेपरेट और बहुत ही स्पेसिफिक लॉ को समझने की जब बात आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट एक अलग तरीके से एक लॉ पारित कर देती है। तो ये क्या होता है, स्पेशल लेजिस्लेशन हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास जैसे जेजे एक्ट है, एनडीपीएस का नाम आपने सुना होगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान के चलो कि आप ड्रग्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जा सकता है। यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट हमारे पास है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1995 का। ये सब चीज आप जाकर के नोट कर लें, ताकि बाद में यदि इसको समझ सके और क्वेश्चन दिया है तो आपका बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि वाई वी नीड आईपीसी। आईपीसी की जरूरत हमें क्यों पड़ गई, क्या प्रॉब्लम आ गया, आईपीसी नहीं रहता तो क्या हमारा काम नहीं होता क्या। तो इसके लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का इसमें पोर्शन है, 5 मिनट में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आईपीसी क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए हम आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट बताते हैं कि आखिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। जैसे ही आप इसको समझ लेंगे वैसे ही आगे का जो क्वेश्चंस है उसका बेस आपको क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो अप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब हमारे पास कोई लॉ था ही नहीं। ये तो 1947 में हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन उससे पहले भी लोग रह रहे थे। ठीक है, मान के चलो एक ऐसा सिचुएशन आप एज्यूम करो, उस समय कुछ था ही नहीं, कोई भी लॉ नहीं था, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ एक ह्यूमन जो थे वो एसोसिएशन में रहते थे और अपना एग्रीकल्चर, फायर वगैरह का जो आविष्कार हुआ उस समय की हम बात कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए, ताकि आप बढ़िया से इसको समझ पाओ कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो मान के चलो कि उस समय भी क्राइम होता होगा, ऐसा नहीं कि 2020 में ही क्राइम हो रहा है, उस सिचुएशन में भी क्राइम होता था, उस समय भी, आज से 1000-2000 साल पहले भी क्राइम होता था। तो उस सिचुएशन में जब लॉ नहीं था हमारे पास तो कैसे डील करते थे, आखिर क्या करते थे उस सिचुएशन में। तो उसी को समझने के लिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि मान के चलो एक पर्सन है ए, अब वो दूसरे पर्सन जो बी है उसको मर्डर किया, उसका मर्डर किया, या बी के किसी फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया, या फिर कोई भी तरीके का ऑफेंस क्रिएट किया है। उस समय हम ऑफेंस बस वैसे ही बोल रहे हैं, क्राइम को लेकर के बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय आईपीसी तो था नहीं। तो मान लो कि कोई क्राइम किया, तो उस सिचुएशन में बी को जस्टिस कैसे मिलेगा। अभी तो हमारे पास कोर्ट है, पुलिस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस समय ना कोर्ट था ना पुलिस थी, कुछ भी नहीं थी, तो उस समय कैसे आप जस्टिस देते थे। उस समय क्या होता था कि जैसे मान के चलो ए ने बी को मर्डर किया या बी के किसी फैमिली मेंबर को मर्डर किया, तो जस्टिस सर्व ऐसे होता था कि बी जो है वो ए के फैमिली मेंबर को मर्डर कर देता था या कुछ कर देता था, तो क्या हो जाता था, माना जाता था कि जस्टिस मिल गया, पर्पस सर्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो कि ए एक ग्रुप है, ए का एक ग्रुप है, फैमिली मेंबर्स हैं, और बी का एक ग्रुप है। ए के किसी फैमिली मेंबर ने बी के किसी फैमिली मेंबर के साथ रेप, सपोज दैट आज हम रेप की जो बात करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, उस सिचुएशन में बी के पास क्या रेमेडी है, जो कि बी के फैमिली मेंबर के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हुआ है, तो बी को कैसे जस्टिस मिलेगा। उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय क्या था कि बी के फैमिली मेंबर ए के फैमिली मेंबर में जाकर के किसी का रेप कर दें या सेक्सुअल ऑफेंस कर दें, तो माना जाएगा कि आप इक्वेट हो गए, बराबर सिचुएशन, बराबर पोजीशन पे आ गए। लेकिन आज के डेट में ये सिचुएशन नहीं है, तो कैसे चेंज हुआ, उसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। तो जब इस तरीके की चीजें होने लगी तो प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ए ने बी के साथ किया, और फिर बी ने ए के साथ किया, फिर ए ने बी के साथ किया, और इस तरीके से एक रिपल इफेक्ट बहुत आगे तक चलते जा रहा था, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस सिचुएशन में लोगों ने ये सोचा कि यदि इस तरीके से हम बिल्कुल ओपनली छोड़ दें, प्रॉब्लम ये आएगा कि ये तो कभी बंद ही नहीं होगा। उस सिचुएशन में जो उस समय के पॉलिटिकल साइंस थे उन्होंने कहा कि लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके किसके बीच में, एक जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, एक तो व्यक्ति जो एक्यूज है, और दूसरा जो विक्टिम आज हम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे चल करके ब्रॉड लेवल पे क्या किया गया कि एक स्टेट का फॉर्मेशन किया गया कि लेट्स हैव अ स्टेट। स्टेट क्या होता है, जैसे हम सोवरेन स्टेट की बात करते हैं कि इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, मतलब क्या हुआ, एक स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि सपोज अब जब स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है, तो अब मान के चलो कोई भी व्यक्ति, लेट सपोज ए ने बी को कोई भी ऑफेंस किया, कोई भी क्राइम किया बी के अगेंस्ट, तो अब बी ए को रिटेलिएट नहीं करेगा। अब वो बी का ये काम नहीं है कि वो ए को जाकर के मार दे या ए के साथ
कुछ और काम और ऑफेंस क्रिएट करे, तो क्या कर सकता है बी? ऑब्वियस सी बात है, जब बी का राइट टू रिटेलिएशन आप छीन रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देंगे। तो स्टेट ने कहा कि डोंट वरी, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा अब हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसको बोलते हैं, जिसमें अब ये है कि मान के चलो कि कोई भी सिटीजन यदि कोई क्राइम करता है, कोई भी व्यक्ति अब यदि क्राइम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो व्यक्ति, जैसे मान के चलो मैंने आपको एक तमाचा मारा, तो उस सिचुएशन में जब हमारे पास कोई लॉ नहीं था, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं हुआ था, तो आपका जस्टिस सर्व होता तब जब आप भी मुझे एक तमाचा खींच देते, तो माना जाता दोनों इक्वेट हो गया। अब क्या है, मान के चलो मैंने आपको एक स्लैप किया, तो आपका क्या है कि आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे। पुलिस कौन है? पुलिस स्टेट का ऑफिसर्स है, स्टेट का मैकेनिज्म है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये माना जाता है कि जब भी आप क्राइम करते हैं तो ऐसा माना जाता है यू आर डूइंग सम ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट आ जाता है, और पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये स्टेट के पार्ट होते हैं, स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद आ गया, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो इसमें कोर्ट स्टेट का पार्ट नहीं होता है। इस चीज को आप नोट कर लें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेट का पार्ट है, उसमें ऑप्शन दे देंगे पुलिस है, डीएम है, या फिर कोई और अधिकारी का नाम दे देंगे, और एक ऑप्शन रहेगा जज या कोर्ट। तो कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। जब वो जुडिशियल फंक्शन करते हैं तो वो पार्ट नहीं होते हैं स्टेट के, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हालांकि जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं तो वो स्टेट के पार्ट माने जाते हैं। इसको बाद में हम डील करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब हमने देख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब स्टेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को, ताकि आप राइट टू रिटेलिएट नहीं करें, दूसरे बंदे को हार्म ना पहुंचाए, और उसके कारण जो है आपको स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि नाउ आई विल प्रोटेक्ट यू। मतलब स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब पुलिस आपको प्रोटेक्ट करती है। यही कारण है कि आज जब हमारे साथ कुछ होता है, सपोज दैट मेरी स्कूटी मान लो चोरी हो गई सपोज, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। क्यों पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं? इसका सिंपल सा कारण है कि स्टेट ने हमें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करूंगा, और चूंकि चोरी हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम किसे कंप्लेन करें। आपने मुझे प्रॉमिस किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आई एम गोइंग टू कंप्लेन यू, तो आपको मैं कंप्लेन करूंगा। चूंकि पुलिस आपका पार्ट है, आपके स्टेट मशीनरी का पार्ट है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंप्लेन। तो यही कारण है कि हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। ये बहुत सारा जो लेंदी लेक्चर आपको मैंने सुनाया सिर्फ इतना समझाने के लिए कि आईपीसी का जरूरत क्यों पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया स्टेट पे, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट एक लिस्ट बनाएगा कि आखिर हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए, तभी तो हम देखेंगे कौन कौन सा ऑफेंस होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, लिस्ट बना दिया, और उसके बाद हम इसको आईपीसी के नाम से जानते हैं। तो जो भी क्राइम होता है वो आईपीसी में डिफाइंड है, और यदि नहीं डिफाइंड है तो किसी न किसी और एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। तो आईपीसी का क्या जरूरत है ये भी आपको समझा दिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कारण आईपीसी, या फिर जैसे हमारे पास आईपीसी है, इसी तरीके से हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जब बात करते हैं तो क्रॉस द वर्ल्ड करते हैं। जितने भी कम से कम डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएस ले लें आप, यूके ले लें आप, ऑस्ट्रेलिया ले लें आप, वहाँ भी अपना अलग अलग तरीके का पीनल कोड है। अभी उनको तो छोड़ दो, अभी हमारे ही देश में जो कश्मीर था, इसमें आईपीसी नहीं चलता था। ये रिसेंटली अब तो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, वहां पे आईपीसी के जगह पे रणवीर पिनल कोड चलता था, आरपीसी कहते थे उसको। लेकिन अब ये नहीं चलता है जब से ये 370 वगैरह खत्म हो गया। तो क्वेश्चन, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि क्या अब जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी चलता है? अब तो चलता है, लेकिन कुछ महीनों पहले यदि हम बात करें तो वहां पे रणवीर पिनल कोड चलता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अब आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। अब जो है आपका बेसिक जो है क्लियर हो गया है। अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आखिर क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा बात है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी लिस्टेड है ऑफेंस क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी में, यदि वैसा कोई ऑफेंस कर रहा है तो माना जाएगा ये क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में के अंदर आ जाएगा। लेकिन मान के चलो कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि आईपीसी में लिस्टेड नहीं है और वो काम किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है हम उसको ऑफेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको क्या फिर बोलेंगे, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो आईपीसी या फिर क्रिमिनल लॉ के अंडर जो भी चीजें हुई वो तो क्रिमिनल लॉ हो गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं आती है। जैसे हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं, एग्जांपल से ही आप समझ पाएंगे। जैसे आप मानो कि आपके भाई से झगड़ा हो गया जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और आप बोल रहे हो कि मेरा 60% जो इस पार्टिकुलर प्लॉट में 60% जो एरिया है वो मेरा है, और दूसरे वाले भाई का 40% एरिया, तो दूसरा जो एरिया है प्लॉट का वो किसी आपके दूसरे भाई का है। अब आपका जो दूसरा भाई है वो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, आपका और मेरा जो जो ये प्लॉट है उसमें आपका और मेरा जो रेशियो है एरिया का, प्रॉपर्टी का, वो बराबर है। मतलब ये हुआ कि 50% आपका और 50% मेरा। लेकिन आप कर रहे हो नहीं, मेरे पास 60% मेरा है, 60% एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज माइन, वेयरएज 40% एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज योर्स। यहाँ पे आप बोल रहे हो 60-40 का रेशियो है, जबकि आपका भाई ये कह रहा है कि नहीं भैया 50-50 का रेशियो है। इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में एक कंफ्लिक्ट तो एराइज हो गया, कंफ्लिक्ट एराइज हुआ। लेकिन क्या हम इसको आईपीसी से डील कर सकते हैं क्या? क्या आप ये इस विवाद के लिए पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं। और यदि आप कभी किए हैं, पुलिस में गए हैं, तो इस तरीके का केस जब लेकर के जाएंगे तो पुलिस ये बोलेगा कि भैया आईपीसी का कोई भी सेक्शन इन्वोक नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम कैसे, कौन से सेक्शन को इन्वोक करके हम एफआईआर लिखें आपका? अब आपका 60% है या 40% है, इसमें आईपीसी का क्या प्रॉब्लम है? आईपीसी का कोई भी सेक्शन यहाँ पे इन्वोक नहीं हो सकता। आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, कोई भी ऑफेंस नहीं किया। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं ये सिविल लॉ का एग्जाम्पल है, ये सिविल डिस्प्यूट है, आपका अंदरूनी वाद विवाद है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। और ये सब कंप्लेन के लिए आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे भी तो रजिस्टर नहीं किया जाएगा आपका कंप्लेन, क्योंकि ये आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ना ही किसी दूसरे पीनल कोड के अकॉर्डिंग है। तो ये क्या है, सिविल डिस्प्यूट है, आपका घर का वाद विवाद है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे घर पे हम लोग झगड़ा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में डिस्प्यूट जब होता है तो हम क्या पुलिस में चले जाते हैं, और पुलिस में जाओगे भी तो वो कंप्लेन आपको नहीं रजिस्टर करेगा जब तक कि आपका कंप्लेन आईपीसी के किसी ना किसी प्रोविजन को टच नहीं करे। अब फॉर एग्जांपल जैसे और भी बताते हैं, जैसे मान के चलो कि किसी का मर्डर हो गया, किसी को आपने स्ट्राइक कर दिया, चाकू से हर्ट कर दिया या ग्रेवियस हर्ट कर दिया, या फिर किसी का सामान ले लिया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ये तमाम तरीके की चीजें यदि आप करते हैं तो ये सारी चीजें आईपीसी में दिया गया है किसी न किसी सेक्शन में। जबकि मैंने जो अभी एग्जांपल लिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये एक सिविल डिस्प्यूट है, इसमें क्राइम का कोई लेना देना नहीं है। क्राइम जो होता है बेसिकली माना जाता है, क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। जब आप क्राइम करते हैं, कोई ऑफेंस क्रिएट करते हैं, तो ऐसा माना जाता है आप स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट ने हमें प्रॉमिस किया है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी को स्ट्राइक कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, मोबाइल स्नैच कर लेते हैं, चैन स्नैच कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा माना जाएगा, स्टेट एक्टिव हो जाएगा और ये कहेगा कि नाउ यू हैव कमिटेड सम ऑफेंस व्हिच इज अगेंस्ट अस, मतलब अगेंस्ट द स्टेट, एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू प्रोसिक्यूट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर कोर्ट में आपको जो भी आगे का काम होता है वो तो खैर अलग बात है। तो आप सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में आप चीज़ों को समझिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ है, और यदि आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे आगे। इसलिए जो क्रिमिनल लॉ है वो बिल्कुल सेपरेट है, सिविल लॉ है वो बिल्कुल सेपरेट है। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि सर सिविल समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ये आपका क्रिमिनल समझ में आ गया, अब ये टॉर्ट लॉ क्या है, ये टॉर्ट कहाँ से आ गया, ये किस तरीके का ऑफेंस है, इसको हम बाद में समझेंगे। जब भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जब भी इसका नंबर आएगा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टॉर्ट लॉ कैसे डिफरेंस है। कोई सवाल किसी को कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में आप कर दीजिए, ऐसा ना कि आप मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें भी पता होना चाहिए। या तो आप वैसे ही पूछ लें या फिर आप जो है चैट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मैसेज कीजिए कि समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं किसी चीज़ को रिपीट करना है तो उसको रिपीट भी कर देंगे, 4 बार रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आप मैसेज करें। यदि समझ में आ रहा है तो ये भी लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, यस। मैसेज चैट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके बताइए।
कोई भी परेशानी, छोटी मोटी किसी भी तरीके की बात है, बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड सर। डज क्रिमिनल लॉ हैव मोर वेरिएशंस लाइक सिविल लॉ हैज टॉर्ट लॉ, आईपीआर एटसेट्रा? ठीक है, इसको हम कवर करेंगे, कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन जेन्युइन है। इसमें वेरिएशंस हैं, काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉ में वेरिएशंस है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एनडीपीएस का एक्ट है, जब हम ड्रग्स से डील करते हैं तो हमारे लिए अलग से एक्ट है। जब आप बच्चे से डील करते हैं, जुवेनाइल से डील करते हैं, उसके लिए हमारे पास अलग से एक्ट है। वेरिएशन तो यहाँ पे आ रहा है। जब आप करप्शन से डील करते हैं उसके लिए भी हमारे पास अलग से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे अलग से एक्ट है। बहुत सारे ऐसे एक्ट मिल जाएंगे और वेरिएशन मिल जाएंगे क्रिमिनल लॉ में भी, ठीक है। तो उसको हम धीरे धीरे थ्रू आउट दिस कोर्स हम समझने का प्रयास करेंगे। आज तो बस बेसिक आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इरम का मैसेज आ रहा है, यस कैन यू ब्रिंग एवरीडे नोट्स इन ग्रुप? भाई ये नोट्स ये समझ में नहीं आएगा, मैंने बस अपने हिंट के लिए एक एक वर्ड लिखा है इसमें, तो ये नोट को तो वैसे भी आपका कोई यूज़ नहीं होगा इससे, क्योंकि ये नोट्स बस मैं एक लाइन देखता हूँ कि क्या हमें बताना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी सपोज, तो इसके बारे में जो मैटर है वो तो हमारे अंदर है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये नोट्स मैंने लिखा नहीं है इसको। कैन यू ब्रिंग एवरीडे नोट्स? नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। यस सर समझ आ रहा, ठीक है। फलक खान समझ में आ रहा, तो ठीक है। यदि कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। रजत का है, फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिविल लॉ कैन बी गो टू कोर्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सपोज आप सिविल कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया था कि 40% और 60% इसमें डिस्प्यूट हो गया, इस सिचुएशन में जब हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं तो कहाँ जाएंगे? कहीं तो मेरा रिजोल्यूशन हो, कहीं तो मेरा जो प्रॉब्लम है उसे छुटकारा मिले, तो ऑब्वियस सी बात है आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं कि मिलॉर्ड इस तरीके की बातें हो रही है मेरे हम दोनों भाई के बीच में, आप इसका निर्णय करें, ठीक है। चलो इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ थोड़ा, बस 2 मिनट में, कि सपोज इस तरीके का जब प्रॉब्लम होगा आपके साथ कि 2 ब्रदर हैं या कोई और हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में और डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, सिविल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, उस सिचुएशन में आप पुलिस के पास गए, चूंकि आपके पास जानकारी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। कोर्ट यूजुअली नहीं जाते हैं लोग, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो उनको हमेशा पड़ने लगता है। तो उस सिचुएशन में आप पुलिस के पास जाएंगे, तो कई बार ऐसा देखा गया है, कई केसेस में जब आप केसेस पढ़ेंगे तो उसमें देखा गया है पुलिस आपको सजेस्ट करेगी कि साहब आप कुछ ऐसा कर दो ताकि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए, आप उसको जाकर के हिट कर दो या गाली गलौज कर दो या फिर कुछ ऐसा कर दो जो कि क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाए, और उसके बाद मैं रजिस्टर कर दूंगा आपका केस। तो ये एक बस अलग से मैं बता रहा हूँ कि चूंकि वो सिविल लॉ है और आईपीसी के अंडर रेगुलेट नहीं होता है, तो इस तरीके का सजेशन आपको पुलिस के द्वारा मिलेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरीके का सजेशन दे देते हैं और आप चूंकि जानकारी होती नहीं है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की, और आप जाकर के कुछ गाली गलौज कर देते हैं या फिर छोटा मोटा स्लैपिंग वगैरह कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको फिर क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग इन्वोक हो जाएगा आप सेक्शन, क्योंकि अब आपने जब गाली दिया तो कुछ ऐसा कर दिया जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, या फिर जब आपने मार दिया, स्लैपिंग कर दिया या उसकी वाइफ को गाली दे दिया, उस सिचुएशन में आपको क्या होगा, ये क्रिमिनल लॉ अब यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा और तब जाकर के पुलिस जो है आपका एफआईआर रजिस्टर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें इस पे बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो जस्ट मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। अगला क्वेश्चन आप पूछा है आपने कि आर सिविल लॉ के वायलेशंस के लिए हम किसके पास जाएंगे? हाँ ठीक है, अब पता चल गया किसके पास जाना है, कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाकर के आपको कंप्लेन करना है, पिटीशन फाइल करना है, और उसके बाद जो है आप काम कर सकते हैं। ओके सर, नो इशूज। किसी को और कुछ पूछना है? सर इवन इन अ नॉर्मल फाइट और आर्गुमेंट समवन सेज समथिंग स्लैंडरस, कैन वी फाइल फॉर डिफेमेशन? देखिए डिफेमेशन की बात करें, अभी मैं इस क्वेश्चन को रिजर्व कर रहा हूँ, जानबूझ करके नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज करोगे आप। जब मैं डिफेमेशन बताऊंगा उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या आप डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिफेमेशन एक ऐसा ऑफेंस है, वो क्रिमिनल आईपीसी के अंडर भी है और टॉर्ट में भी इसको यूज किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
तो डिफेमेशन कहाँ पे टॉर्टियस एक्ट होगा, कहाँ पे क्रिमिनल लॉ में होगा, इसको हम समझेंगे जब हम दूसरे वाले पार्ट में जब ऑफेंसेस को डील करेंगे, वहाँ पे डिफेमेशन आपका हम क्वेश्चन वैसे भी नोट क्या करना वो मैं बता ही दूंगा, कोई सुनिए। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड, ओके सर। 499 सेक्शन आईपीसी डिफेमेशन बिल्कुल सही है रविकांत जी। 499 जो सेक्शन है डिफेमेशन के बारे में बताता है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है ये जरूरी है। क्वेश्चन डिफेमेशन में यूजुअली ऐसा आता है, ये आपको फैक्ट देंगे, सिचुएशन देंगे कि एक व्यक्ति ए जो है कुछ ऐसा बोल दिया बी को, ठीक है, कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बी नहीं था, तो उस सिचुएशन में क्या डिफेमेशन होगा या नहीं है। लिबल एंड सलेंडर बिल्कुल सही है मोनिका सिंह, बिल्कुल सही बात है। ये दो फॉर्म होता है जिसमें आप बोल करके या लिख करके आप एक्सप्रेस करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिफेमेशन जब डील करेंगे, ज़्यादा नहीं 10 मिनट में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की जब होती है तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को, बिल्कुल फ्रीली पूछिए, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा क्वेश्चन पूछने का। हाँ हाँ पूछिए। हाँ हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एविडेंस लॉ का है। और किसी को कुछ पूछना है बेहिचक पूछिए, कोई इशू नहीं है, कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़े हम, यस लिखिए फिर यदि नहीं पूछना है तो। हाँ ठीक है, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज, अब बैकग्राउंड मैंने आपका बना दिया है आईपीसी का, पूरे क्रिमिनल लॉ का कि कैसे क्या होता है। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। अब इस सिचुएशन में आप आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम यहीं से शुरुआत करते तो शायद आप सही से समझ नहीं पाते। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही एक लेमैन के टर्म में आपको कैसे समझाया जाए ताकि बिल्कुल आप अच्छे तरीके समझ पाएं, मैं प्रयास करता हूं। देखिए आईपीसी मैंने आपको बताया कि आईपीसी में लिस्टेड है, क्या लिस्टेड है, ऑफेंसेस लिस्टेड है कि भैया यदि इस तरीके का काम करोगे तो ये ऑफेंस होगा, इस तरीके का काम करोगे तो ये ऑफेंस होगा। किसी को मार दोगे जिससे दूसरे का लाइफ खत्म हो जाएगा तो ये ऑफेंस होगा। यदि दूसरे को जानबूझ करके नहीं मारते हो तो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो ऑफेंसेस का यहाँ पे डिस्टिंक्शन तो दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आईपीसी क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यदि आएगा इस पे तो यही क्वेश्चन आएगा, आईपीसी इज सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, बोथ एटसेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन रहता है। तो आप ध्यान से नोट कर लो, आईपीसी जो है जिसमें लिस्ट किया गया है, क्या लिस्ट किया गया है, ऑफेंसेस को लिस्ट किया गया है। कितने ऑफेंसेस हैं, 511 ऑफेंसेस हैं, इससे ज्यादा है लेकिन 511 सेक्शन हमारे पास है, इसके बीच में और भी सेक्शंस एबीसीडी करके दिए गए हैं। ठीक है, 511 आप जान के इसको समझो क्योंकि ऑप्शन में यही आएगा। तो ये क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ मतलब ये हुआ कि जब भी कुछ आप करते हैं तो आपको वहां से चेक करेंगे कि भैया ये लिस्ट में है ये चीज या नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया सब्सटेंटिव लॉ है। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो ये है प्रोसीजरल लॉ। अब बोलोगे सर ये कंफ्यूज हम करके क्या आप बता रहे हैं, सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल कहना आपका सही है, मैं आपको और ज्यादा क्लेरिफाई करता हूं। आप ऐसा समझिए कि आईपीसी में एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें 511 सेक्शंस हैं, 511 ऑफेंसेस हैं, इसको आप अब साइड कर दीजिए। दूसरा, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में, और क्रिमिनल लॉ में कहते हैं कि साहब इसमें प्रोसीजर दिया गया है। क्या प्रोसीजर दिया गया है, वही प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है। अभी तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि सेक्शन 375 आईपीसी यदि देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन 375 में रेप, आरएपी, रेप को डिफाइन किया गया। ठीक है, 376 में पनिशमेंट ऑफ रेप को डिफाइन किया गया आईपीसी में। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी का रेप होगा पुलिस क्या करेगी, पुलिस को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो क्या करेगा, आईपीसी उठाएगा और देखेगा कि इस तरीके का ऑफेंस कहाँ पे है, वो देखेगा सेक्शन 375 में है, सेक्शन 376 में है। आईपीसी 75 में, 375 में रेप है, क्या क्या ऐसा चीज होगा जिसमें रेप होगा उसमें वहां पे दिया गया है। क्या क्या पनिशमेंट उसको देना चाहिए, ये कौन देखेंगे, जज साहब देखेंगे। पुलिस का क्या काम है पनिशमेंट देने से, पुलिस तो पनिशमेंट दे नहीं सकती है, तो कौन देगा भैया,
तो जज साहब देखेंगे तो जज साहब के लिए भी तो अलग से थोड़ी ना लॉ बनाएगा, लॉ तो सबके लिए सेम ही है। तो जज साहब को क्या देखना पड़ेगा, 376 देखेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ है और इसमें कितना पनिशमेंट इनको देना चाहिए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अब अपने आप से क्वेश्चन करो कि मान के चलो कि एक किसी लड़की का रेप हुआ है, उस सिचुएशन में पुलिस को उन्होंने कॉल किया, वो लड़की पुलिस को कॉल करती है 100 नंबर पे डायल करके कि साहब मेरे साथ इस तरीके की वारदात हुई है। पुलिस वहां जाती है। अब बताओ कि पुलिस क्या करेगी। पुलिस वहां चली गई, अब पुलिस क्या करेगी, कैसे उसको डील करना है, क्या करना है उसको, किस तरीके से उस औरत को या उस लेडी को ले जाना है, क्या पुलिस स्टेशन ले जाना होता है या नहीं ले जाना होता है, क्या शाम हो जाने के बाद 6 बजे के बाद सनसेट के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जा सकता है लड़कियों को या नहीं ले जा सकता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, क्या मेडिकल एग्जामिनेशन कराना भी है या नहीं कराना है, कितने दिनों के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, कहाँ पे इनको, ऐसा आपने सुना होगा कि 24 आवर के अंदर इनको मजिस्ट्रेट साहब के पास प्रोड्यूस करना है। ये कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जज साहब होते हैं, कौन होते हैं। ये तमाम तरीके की चीजें जो है वो प्रोसीजरल इन नेचर है। प्रोसीजरल मतलब जैसे ही 100 नंबर पे आपने डायल किया, उसके बाद पुलिस वहां पे गई, पुलिस सामने है, वो देख रहा है कि वो लड़की जो है इसके साथ रेप हुआ है या कोई और घटनाएं हुई है और यही लड़की ने मुझे कॉल किया है। अब पुलिस को क्या करना चाहिए, ये तमाम प्रोसीजर, किस तरीके से इनको अप्रोच करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, इसका पूरा का पूरा कोड जो है ना वो सीआरपीसी बताता है। रेप हुआ ये कौन बताएगा, आईपीसी बताएगा। लेकिन रेप होने के बाद क्या करना है, पुलिस अथॉरिटी को कैसे करना है, वो कौन बताएगा, वो सीआरपीसी बताएगा कि ये प्रोसीजर है, ये लो। मैं स्टेट क्या करता है कि ऑब्वियस सी बात है, पुलिस पे आखिर स्टेट क्यों विश्वास करे। पुलिस को यदि प्रोसीजर नहीं दिया जाएगा तो इसका क्या गारंटी है कि वो पुलिस उसे परेशान नहीं करेगा। मैं आपको बहुत सारा ऐसा केस बताऊंगा जिसमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे पास क्रिमिनल लॉ में पढ़ना है, जिसमें एक लड़की का रेप हुआ, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उसके बावजूद जब पुलिस को उसने कॉल किया उसके बाद पुलिस उसके साथ दोबारा गैंग रेप किया। तो ये कैसे निर्धारित होगा कि किस तरीके से हमें काम करना है, पुलिस को किस तरीके से काम करना है। पुलिस तो स्टेट का पार्ट है, लेकिन पुलिस क्या कर रहा है, मनमानी करना शुरू कर दे रहा है। तो चूंकि पुलिस मनमानी कर रहा है, पुलिस को एक डायरेक्शन देने के लिए कि तुमको ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, यदि नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसके लिए अलग से कोड बना दिया इन्होंने और इसी को कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नाम से ही पता चलता है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोसीजर की बात करता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल और हम बताते हैं, मान के चलो कि इस तरीके का रेप की बात मैंने की थी, जब पुलिस वहां पे गया तो क्या करे पुलिस क्या करेगा, उसको थोड़ा बहुत तहकीकात करेगा, यदि वो डिस्कम्फर्ट में है उसको कंफर्टेबल करेगा पहले, उसके बाद उसको पूछताछ करेगा उससे बेसिक चीजें, उसके बाद उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाएगा। क्या पता वो लड़की सही बोल रही है नहीं बोल रही है, कैसे विश्वास करेगा, कोर्ट में तो एविडेंस चलता है भाई, तो फिर कैसे विश्वास करेगा। तो उसके लिए पुलिस को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पुलिस को वही करना पड़ेगा जो प्रोसीजर में दिया गया है। प्रोसीजर को फॉलो करेगा तभी कोर्ट उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है, अन्यथा यदि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो सामने वाला जो एक्यूज है ना, उसके वकील साहब बोलेंगे कि मिलॉर्ड दिस प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड बाय द पुलिस एंड देयरफॉर मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल निर्दोष है, और उस सिचुएशन में कोर्ट को छोड़ना पड़ता है। मैंने कई बार ऐसा केसेस देखे हैं जिसमें प्रोसीजर नहीं फॉलो करने के कारण कोर्ट को छोड़ना पड़ता है कि प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ, तो फिर प्रोसीजर है किस लिए। इसलिए प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर ये भी है, और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। प्रोसीजर ये है कि यदि मान के चलो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है पुलिस, तो अरेस्ट करके वो उसे ले आए पुलिस स्टेशन में, उसके बाद कहते हैं कि 24 आवर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, डीएम साहब के पास नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएम लॉ करने के बाद बनते हैं ये मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, तो इनके पास ले जाना होता है 24 घंटे के अंदर। अब क्वेश्चन ये हुआ कि मान के चलो 24 घंटे के अंदर नहीं ले गया तो फिर क्या होगा। प्रोसीजर तो कहता है कि भैया आप 24 घंटे के अंदर ले जाना होगा, यदि नहीं ले जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा यू हैव नॉट फॉलोड द प्रॉपर प्रोसीजर, और इसीलिए क्या होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा फिर उसके एक्यूज्ड को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए प्रोसीजर यहाँ पे दिया जाता है। चलो कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज अरेस्ट की बात हम करते हैं, किसी को पुलिस गई अरेस्ट करने के लिए। अब पुलिस है भाई, पावर है उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं।
तो उस सिचुएशन में अरेस्ट करने गए और फिर कैसे अरेस्ट करेगा? अब क्वेश्चन आए, अरेस्ट करने तो चला गया, कैसे अरेस्ट करेगा? तो ये कहाँ मिलेगा? अरेस्ट करने की बात तो आईपीसी आपको बता देगी कि फला ऑफेंस यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप जाकर के अरेस्ट करो, और नहीं भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर दो और जाकर के अरेस्ट करो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आईपीसी उसके बाद का चीज जो है, उसके बाद का प्रोसीजर नहीं बताती आईपीसी। आईपीसी सिर्फ ये बताएगी कि जाके अरेस्ट कर दो। उसके बाद जाकर के कैसे करोगे अरेस्ट? उसको मार पीट के करोगे, उसको गाली गलौज करके करोगे, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ आप सेक्सुअल वायलेंस करके अरेस्ट करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ये जो कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि जब आप पहुंच गए उस साइट पे जहां पे आईपीसी आपको बोला कि जाओ अरेस्ट करो, उसके बाद आईपीसी खत्म हुआ, आ गया सीआरपीसी। अब सीआरपीसी बताएगा पुलिस को कि भैया ऐसे करो अरेस्ट, अपना मनमानी मत कर देना तुम, इस तरीके से करो अरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करते हैं। जब अरेस्ट किया जाता है तो जो प्रोसीजर है अरेस्ट का सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास एक बहुत ही क्लीन और क्लियर नेम प्लेट होना चाहिए। उसका नाम क्या है, किस रैंक पे है, यहाँ पे नेम प्लेट पे होना चाहिए। दूसरा बात, भैया क्यों अरेस्ट कर रहे हो? कई बार ऐसा होगा कि बिना मतलब का तुम अरेस्ट कर दोगे किसी को। तो जब व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो यदि पूछ दे कि किस जुर्म में मुझे पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलिस का ये दायित्व है कि वो बताएगा। और नहीं भी पूछे तब भी पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहती है कि भैया आप उस व्यक्ति को पहले बताओ कि किस जुर्म में उसको अरेस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, ये भी काम हो गया। उसके बाद सीआरपीसी कहती है कि जब तक जरूरी नहीं हो तब तक वो हथकड़ी मत पहना देना उसको। हथकड़ी आपने देखा होगा कई बार, हमने तो गांव में बहुत पहले देखा था, अब भी कुछ ना कुछ केसेस जरूर आते होंगे जिसमें क्या करेगा, पुलिस रस्सी से दोनों हाथ बांध देती है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया वो? सीआरपीसी कहती है कि नॉर्मल सिचुएशन में आप उसका हैंड को टाई नहीं कर सकते हैं। एक एक्सेप्शनल कंडीशन में, जब वो बहुत ही खुखार है, आपको गोली मार देगा या फिर उसको भागने का डर है, उस सिचुएशन में आप करेंगे, वो भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके करेंगे, ठीक है। लेकिन पुलिस को कहाँ पता होता है, सीआरपीसी कहाँ पढ़े होते हैं वो? आईपीसी में भी गिने चुने 10-5 सेक्शंस उनको पता होता है। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये चीज़ है, बट एनीवे उससे हमें नहीं जाना है। तो अब आप क्या हुआ, अरेस्ट हो गया, आपने ऑफेंस भी बता दिया उसको। अब जो है आप क्या करोगे, पंचनामा, हिंदी में कहते हैं पंचनामा तैयार करेगा पुलिस। उसमें क्या करता है कि या फिर उसको कहते हैं कि जो मान के चलो गांव में गया है, तो गांव में जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है या मुखिया जो है, मुखिया होता है गाँव में, उस मुखिया जी को बुलाया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद 1-2 और व्यक्ति को बुलाया जाएगा। उसके सामने प्रोसीजर कोड कहता है कि आप क्या करो, आप इसका साइन ले लो और ये लिखो इसमें कि इन तमाम लोगों के प्रेजेंस में मैंने इसे अरेस्ट किया है, ठीक है। ये सीआरपीसी कहता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस अपना बल को प्रयोग करके किसी को उठा ले। कई बार ऐसा केसेस आते हैं कि पुलिस बिना बताए किसी को उठा करके कहाँ ले गई कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और ये आज की बात नहीं है, यही कारण है कि आप रिट पढ़ते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल 32 एंड 226 में, वहाँ पे एक हैबियस कॉर्पस का रिट होता है। मतलब ये हुआ कि ऐसी घटनाएं जरूर होती है जिसमें पुलिस बिना बताए किसी भी व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन यदि हो गया तो फिर क्या करेंगे, तब वो रिट में जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कहता है कि इसके बॉडी को मेरे पास ले आओ, ब्रिंग द बॉडी टू माई कोर्ट, जज ऑर्डर करता है। तो जब हैबियस कॉर्पस बना, इसका सिंपल सा मतलब है कि अरेस्ट का प्रोसीजर को यदि फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको कहीं ना कहीं उठा करके ले चला जाएगा। जब उठा करके ले चला जाएगा उसको बिना बताए, तो ऑब्वियसली बात है कि सीआरपीसी के प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि सीआरपीसी का प्रोसीजर कहता है कि आप बिना बताए किसी को उठा करके नहीं ले जा सकते हैं। आप उसको बताइएगा, ऑफेंस बताइएगा, आप नेम प्लेट पहनिएगा, आपका नाम और जो रैंक है वो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर करने का। तो ये डिफरेंस है कि जब आप मैंने जैसे कि बताया कि जब आप वहाँ पहुँच गए अरेस्ट करने के लिए, आईपीसी वहीं रुकता है और उसके बाद सीआरपीसी एक्शन में आ जाता है। अब सीआरपीसी डायरेक्ट करता है पुलिस को कि भैया ऐसे ऐसे करो, पहले उसको ये बताओ ऑफेंस, उसके बाद कोई दूसरे व्यक्ति को बुलाओ जो गांव के रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, उसके सामने उसका साइन लो, बोलो कि भैया इस ऑफेंस में इसको हम ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं, इस पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं, और पुलिस स्टेशन में फिर एक नोटिस लगाओ कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने पकड़ के लाया है, और फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाओ। अपने मर्जी से जज मत बनने लगना। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में ही दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीआरपीसी और आईपीसी में क्या डिफरेंस है। यदि समझ में आया तो लिखिए यस, यदि नहीं कुछ और समझना है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो लिखिए नो, और जो सवाल है आप चैट बॉक्स में कीजिए, कोई सुनिए, हम वेट कर रहे हैं।
कोई भी तरीके का क्वेश्चन छोटा मोटा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंचनामा इज ऑलवेज नेसेसरी, प्रोसीजर कोड तो कहता ही नेसेसरी है, लेकिन यदि कुछ ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अरेस्ट हमेशा गांव में ही जा करके हो। कोई ऐसा सिचुएशन है कि मान के चलो गांव में अरेस्ट करने के लिए गया, लेकिन चूंकि बंदा जो है चोर है या फिर मर्डर करके रखा है, तो ऑब्वियसली बात है वो पुलिस को देख करके वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा। अब मान के चलो भाग करके चला गया, वो पहाड़ पे चला गया, माउंटेन पे, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे कहाँ पे रिस्पेक्टेबल पर्सन आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन जब आएगा तो अरेस्ट तो आप कर लेंगे उसको, लेकिन 24 घंटे के बाद जो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं ना, उसमें बताएंगे कि मिलॉर्ड इस तरीके का केस हुआ और इसलिए मैंने प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया है, आप इसको भी संज्ञान में लें। तो एक्सेप्शनल केसेस में इसको अलग तरीके से डील किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेस की हम यदि बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है रिस्पेक्टेबल पर्सन के पास आपके साइन होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और किसी को कोई सवाल किसी के पास हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल नहीं है? चलिए बढ़िया है, फिर तो समझ में आ गया आपको। हाँ, अब जो है आगे का हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ अभी तक सीन में नहीं आया, आईपीसी सीआरपीसी तो आ गया, अब एविडेंस लॉ का क्या जरूरत पड़ गया भाई? आईपीसी सीआरपीसी कम था क्या, अब एविडेंस लॉ कहाँ से आ गया? अब एविडेंस लॉ के बारे में भी चर्चा करेंगे, ये भी अलग तरीके से काम करता है। तो ताकि ये इसलिए बता रहे हैं ताकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार बन गया ना तो कोई भी सवाल रहे आप उसका एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर दोगे, कोई इशू नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने के कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसको हम आगे के क्लास में करेंगे। आज का टाइम तो अब आपका समाप्त हो गया है, और चूंकि हमारे पास समय है तो एक ही दिन में इतना करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जितना भी बताया गया है आपको, इसमें कोई परेशानी हो आपको तो आप उसको नोट कर लें। और कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के टॉपिक में क्या क्या मैं कवर करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस लॉ किस तरीके से रिलेटेड है, कैसे डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, तो हम समझ गए, लेकिन इसके बीच में टॉर्ट लॉ भी आ जाता है। तो ये दोनों से कैसे डिफरेंट है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इसको भी हम देखेंगे। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज भी हैं, इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे, क्योंकि हमने अब लिस्ट बना लिया है कि हाँ ये ऑफेंसेस आईपीसी में है। अब इसी ऑफेंसेस को हम लिस्ट अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे। हाँ भैया ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, क्या मतलब होता है, कॉग्निजेबल में ऐसा क्या हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा क्या हो जाएगा। इन तमाम बातों को हम आगे के क्लास में देखेंगे। फिर उससे पहले कॉग्निजेबल से पहले हम डील करेंगे आपको समन वारंट। हालांकि ये सीआरपीसी का सवाल है लेकिन आईपीसी में बहुत जरूरी है। समन क्या होता है, वारंट क्या होता है, नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है, सुना जरूर होगा, ये सारी चीजें सुने होंगे आप, जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या होता है बस बेसिक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। और क्वेश्चन गलत करने का तो खैर बात ही नहीं होता यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो। अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस की बात यदि करते हैं तो आज ही एक दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वो आया है जिसमें इन्होंने बेल दिया है। क्या नाम था इस लड़की का, जस्ट लेट मी चेक आउट। इसका नाम था आपने देखा होगा बहुत दिनों से, ग्रांटेड सफूरा का नाम आपने सुना होगा, जिसको दिल्ली पुलिस ने अभी अरेस्ट किया था और इनको बेल ही नहीं मिल रहा था। सी इज प्रेग्नेंट और उसके बावजूद भी बेल इनको नहीं दिया जा रहा था। तो चूंकि ये काफ़ी अभी रिसेंटली जो सीएए का प्रोटेस्ट हुआ हमारे पास, या फिर अभी दिल्ली में राइट हुए हैं, चूंकि दिल्ली में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली बात है कि बेल का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के बहुत भरपूर चांस है, क्योंकि लगातार इस पर कुछ ना कुछ हो रहा है। सीए के प्रोटेस्ट में भी हुआ और उसके बाद दिल्ली राइट के केस में हुआ, अभी सफूरा का जो केस है उसमें हुआ, जो प्रेग्नेंट है उसके बावजूद भी इनको बेल नहीं दिया गया। और आज जा करके हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है इन्होंने कहा कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये क्या है इसके बारे में भी हम आगे के क्लास में चर्चा करते रहेंगे, डोंट वरी। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उन तमाम क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप पे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फोटो खींचिए, उसको क्या कीजिए आप पोस्ट कर दीजिए।
जैसे ही आप पोस्ट करेंगे उसके बाद उन तमाम क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, और अगले क्लास में वहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना हम बताते रहेंगे बार बार आपको। अगले क्लास में उन तमाम क्वेश्चंस को ले करके उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको हम अगले क्लास में डील कर लेंगे, ताकि साथ के साथ आपका क्वेश्चन भी होते जाएगा। और क्वेश्चन आप कर लो, गाइड से पहले कर लो, ठीक है। आईपीसी का क्वेश्चन गाइड से निकाल लो, जो भी नहीं बनता है, जो भी कंसेप्ट मैंने बताया है उस पर यदि कोई क्वेश्चन बेस्ड है तो आप उस पर आप वो कर सकते हैं, ताकि इससे समय बचेगा हमारा। अब जैसे मान के चलो कि आप जैसे ही उस पर पोस्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है मैं भी देख लूंगा कि आखिर क्या है, और बेस्ट मटेरियल आपके लिए जो पॉसिबल होगा मैं उसे रिसर्च करके मैं प्रिपेयर करके रखूंगा, और अगले क्लास में मैं आपको आराम से बता दूंगा, कम समय में बताऊंगा, ताकि आपका समय बच जाएगा। और आपका समय यदि बच गया तो लास्ट में यदि टाइम बच जाता है हमारे पास तो कुछ और भी बात बता देंगे आपको सीआरपीसी एविडेंस लॉ का। ऐसा क्या है, कोई सुनिए, ये जो 199 रुपये आपका लगा है ना, ये सिर्फ इसलिए लगा है कि भीड़ ना हो इसमें। दिक्कत ये होता है कि जब फ्री रखते हो तो लोग इतने लोग भर जाते हैं और उसके बाद इतना परेशान करते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते हैं, उनका काम होता है दूसरे को डिस्टर्ब करना। तो ये सिचुएशन नहीं आए, बस 199 इसीलिए लिया गया है आपको। तो ऐसा केस तो हमें अभी तक नहीं मिला, कोई इशू नहीं है। तो समय बच जाएगा तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे इसको। तो आप बताइए कि आपको कुछ कैसा लगा ये क्लास, आप मैसेज करके आप हमको बताइए। कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए, नहीं पसंद आया तो वो भी बताइए, हम उस पर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आया उसको भी बताइए, हम उसको दोबारा समझाएंगे, या कोई और दूसरे तरीके का एग्जाम्पल लेकर के समझा देंगे। मतलब ये हुआ कि कोई भी समस्या आपके पास हो ना, तो आप उसको मैसेज में, चैट बॉक्स में यहीं लिख दीजिए, या फिर आप ग्रुप पे भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम उस पर काम करेंगे और उसको सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर हमको बताइएगा कैसा आज का लेक्चर लगा, और फिर से कल इसी टाइम पे मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ। क्या क्या लिख रहे हैं भैया, ये जुगल चौहान लिख रहे हैं, वेरी नाइस एक्सप्लेन, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से समझा, ठीक है। तो चलिए फिर से कल मिलते हैं आपके साथ 4 बजे, फिर वही होगा। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हर दिन 15 मिनट पहले, और उसके बाद आप लोग जुड़ जाइएगा, और आपका जो भी सवाल अभी भी है उसमें जाकर के वहाँ पे पोस्ट कर दें।